हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही हो। आपकी वीडियोस अभी दो दो दिन से रेगुलर नहीं आ रही थी। 2-3 दिन हो गए कोई पढ़ाई संबंधी वीडियो नहीं आई। उसका कारण ये था कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अभी कुछ जाके सुधार है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। एनर्जी लॉस वगैरह भी थोड़ा है। पर आप लोगों ने बहुत प्रेम से सब चीजें पूछी, सर स्वास्थ्य कैसा है वह, तो आपके इस प्रेम और समर्पण के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब फिर से हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कल से आपकी जो हिंदी के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस में डालनी शुरू कर दूंगा। साथ में मूल विधि के कुछ एक दो और टॉपिक बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। जब हमने किया ही है तो मैं उनको भी करा देता हूं, आप चिंता न कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आईपीसी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अगला क्वेश्चन हमारा है ये वाला। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से सही स्थिति कौन सी है। ठीक है, मैं आपको टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूं पूरे यूट्यूब पे। आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई दिखा दे प्रैक्टिस कराता हुआ तो मुझे आप बता देना। ठीक है, इससे हाई लेवल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इससे हाई लेवल आपसे पूछेगा नहीं। देखो यहाँ पे दुष्प्रेरण की बात हो रही है, जहां भी अ आ रहा है, जहां भी ब आ रहा है, वहां पे ए, आ की जगह ए मान लो, ब की जगह बी मान लो। तो ए जो है वो दुष्प्रेरण का तब तक अपराधी नहीं होगा जबकि वह, अब यहां बोल दिया गया कि जो ए है वह दुष्प्रेरण का तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि वह, पहला ऑप्शन। ब यानी कि बी, जो एक पागल है, को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, किंतु बी उन शब्दों को समझ ही नहीं पाता जो अ ने कहा है। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है हमारा कि कौन सी स्थिति सही है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन सी स्थिति आपकी सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ए कब तक दुष्प्रेरण का अपराधी नहीं होगा। तो पहली स्थिति जो है वो हमारी गलत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दुष्प्रेरण कर दिया, मतलब कि पागल है चाहे कोई भी है, अगर उसको उकसा दिया, भड़का दिया, कुछ भी कर दिया, चाहे वह अपराध करे ना करे, समझे ना समझे, तो वो अपराधी माना जाए। दूसरा है ए ने क्या काम किया, भारत से ही, है ना, ए ने क्या काम किया, भारत से ही बी को, जो इंग्लैंड में है, यानी कि एक व्यक्ति है बी जो इंग्लैंड में है, उसको क्या किया, भड़काया, किसके लिए, फ्रांस में अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया। तो क्यों भाई, ये कौन सा है हमारा, ये अपराधी नहीं होगा, बिल्कुल यहां भी अपराधी होगा और यहां भी अपराधी होगा, पहले में भी दूसरे में अपराधी होगा। तीसरे में ब को प्रस्थापना करता है कि ब यदि एक मिथ्या दस्तावेज बनाएगा तो वह उसे पुरस्कृत करेगा, किंतु बी मना कर देता है। ठीक है, तो मतलब क्या करता है, बी वादा कर रहा है, प्रस्तावना कर रहा है, ए बी को बोल रहा है कि भाई अगर तू जाली दस्तावेज बनाएगा तो मैं तुझे इनाम दूंगा, और बी मना कर देता है। तो ये बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि दुष्प्रेरक ने अपना काम कर दिया है, चाहे अपराध हो या ना हो, वो फिर अलग बात डिपेंड करती है, पर यहां पे भी उसको अपराधी माना जाएगा। जबकि यहां पे चौथा ऑप्शन है, यह ज्ञात होने पर कि बी ने एक मिथ्या दस्तावेज बनाया है, ए बे को पुरस्कृत करता है, यानी ए बी को पुरस्कृत करता है। तो इस स्थिति में आपका जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, उसने पहले बना दिया है, वो जाके उसको इनाम दे रहा है। उसने बनाने के लिए नहीं कहा था, ठीक है, उसने कहा तो बना, मतलब कहा तो दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। पर फोर्थ ऑप्शन में क्या है, उसने ऑलरेडी बना रखा है और उसको जाके इनाम दे देता है, तो यहां पे दुष्प्रेरण का दोषी वह व्यक्ति नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असत्य कथन को इंगित कीजिए, मतलब कि इनमें से जो गलत है उसको आपको बताना है, और वह क्या हो जाएगा। हाँ, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आप में से पिछली वीडियो में क्या हुआ था, पिछली वीडियो में जैसे क्या रहता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं, तो जो टाइपिस्ट हमारे यहाँ पे हैं वो मतलब बहुत मुश्किल से टाइपिस्ट मिलते हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, शहर से कोई आने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आने को तैयार है तो बहुत ज्यादा पैसे भाई उनको चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और इतना बजट है नहीं, सीधी सच्ची बात है, इतना बजट है नहीं। तो जो भाई काम कर रहे थे वो भी चले गए, अभी तो मिल नहीं रहे, बहुत दिक्कत है टाइपिस्ट की, ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट की। तो वो भैया जो थे उन्होंने क्या काम किया, वो जो टाइप करते हैं तो मतलब उनसे गड़बड़ियां हो जाती हैं।
तो कई बार मुझे जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे रखने पड़ते हैं अपने पास। तो एक आप कई बार मुझे ऐसे देखना पड़ता है नीचे क्वेश्चन को कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो एक भाई ने बोला कि सर आप तो नीचे देख देख के बता रहे हो, उत्तर देख देख के बता रहे हो। अरे भाई पहली बात तो ये है कि आपको इन चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो बता दिया, मैं आप नीचे क्यों देख रहा हूं, नीचे कई बार क्यों देखता हूं, क्योंकि मुझे टाइपिंग का थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई सही क्वेश्चन उसने लिखा नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना उन्हीं के सामने संभव नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं भाई सही से तुम टाइप किया करो। और दूसरी बात है, मुझे कितना आता है उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मुझे सारी दुनिया की चीजें पता लग जाए, ठीक है, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका पेपर मैं देने वाला नहीं, ठीक है। और अगर मुझे कुछ भी ना बताओ और फिर भी मैं आपके काम की चीजें आपको बता रहा हूं और वो आपके पेपर में आ जाएगी तो उससे आपका भला होगा। तो बुद्धि को थोड़ा सा सही रखो और इन चीजों पे डिपेंड मतलब रखो। वो मुझे बोल रहे हैं कि सर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप नीचे देख रहे हो। अरे भाई तुम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो, बेकार की बात आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, असत्य कथन को इंगित करना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो अपराध का दुष्प्रेरण दंडनीय है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका हो जाएगा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दुष्प्रेरण नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं, गलत है। दुष्प्रेरित किसी को भी किया जा सकता है। जो धारा 305 है आपने पढ़ी है, उसमें 18 साल से नीचे के बच्चा है, वो कितनी भी आयु का चाहे हो, ठीक है, 18 साल से नीचे की आयु का बच्चा है, चाहे वो कितने भी साल का है, फिर अगर आप उसको दुष्प्रेरित कर रहे हैं तो दुष्प्रेरित है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये ऑप्शन इसमें आपका गलत है। उसके बाद तीसरा पढ़ लेते हैं, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण में ये आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित अपराध किया गया हो, दुष्प्रेरित द्वारा अपराध किया गया हो, ये मतलब आपका सही है, ठीक है। और दुष्प्रेरण की विधि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5 में दी हुई है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है? असत्य हमको बताना था, असत्य है आपका 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दुष्प्रेरण नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, यहां पे देखो आप, गुरुवचन सिंह पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न कर रही थी। गुरुवचन सिंह कोई है और उनपे किसी भीड़ ने आक्रमण किया जो उसको मार डालना चाहती थी, ठीक है, प्रयत्न करे, वह उस भीड़ पर गोली चला देता है तो कई लोग मर सकते हैं, ठीक है। वह उस भीड़ पर गोली चला देता है तो कई लोग मर सकते हैं, लेकिन बिना गोली चलाए स्वयं को सुरक्षित बचा नहीं सकता। वह गोली चला देता है जिसमें 15 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए, ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो देखो, जब भी आपको क्या पता था, प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा में धारा 106 थी। धारा 106 में हमने क्या पढ़ा था कि निहत्थे भीड़ पर भी हमला कर सकता है, निहत्थे भीड़ पर भी आक्रमण कर सकता है। यदि भीड़ में ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी मृत्यु हो सकती है तो उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, उसमें क्या काम कर सकता है, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी काम कर सकता है। तो अब यहां पर गुरुबच्चन सिंह को यह शंका बन गई कि भाई मेरी हत्या की जा सकती है, तो उनका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहां पर चालू हो गया और उसके बाद वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे 15 लोग मरे, चाहे 20 लोग मरे, चाहे 40 मरे, चाहे 100 मरे, तो आपका उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा, गुरुबच्चन सिंह ने कोई भी अपराध नहीं किया है, बशर्ते इसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहां पे पहला देखो, दुष्प्रेरण कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पढ़ाया था जब हम लोग धारा 108 पढ़ रहे थे, उसमें एक स्पष्टीकरण था कि दुष्प्रेरक मान लिए ये दुष्प्रेरक है, ये अपराधी है, ये अपराधी है, ये दुष्प्रेरक है, और इस दुष्प्रेरक का भी दुष्प्रेरक क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित प्रभाव कारित हो, बिल्कुल सही है। कि मतलब कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए जरूरी नहीं है कि अपेक्षित प्रभाव कारित हो, मतलब कि किसी ने किसी को भड़का दिया, तो ऐसा नहीं है कि जब जिसको भड़काया गया वो अपराध करेगा तभी दुष्प्रेरण का दोष अपराध माना जाएगा, नहीं, सामने वाला करे चाहे ना करे, दुष्प्रेरण का अपराध तो हो गया है, ठीक है। और चौथा है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो, तो ये भी आपका सही इसमें हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका ये वाले, सूची 1 है और सूची 2 है। क्या लिखा गया है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको देना। तो यहां पर देखिए, यहां पे है सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, उत्प्रेरण और बेईमानी का आशय। ठीक है, बेईमानी का आशय ये आपका यहां पे लिखा गया। तो इसमें क्या होगा, देखो जो सामान्य आशय होता है उसमें संयुक्त दायित्व होता है। क्या होता है भैया? उसमें संयुक्त दायित्व होता है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, बी का। उसके बाद जो सामान्य उद्देश्य होता है उसमें आन्वरिक दायित्व आशय होता है। क्या होता है? अन्वयिक। आन्वयिक, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक का थोड़ा चक्कर है। अगर आप में से कोई टाइपिस्ट को जानता हो और मुजफ्फरनगर के क्षेत्र के आसपास हो तो हमको जरूर बताए, उनको बहुत आवश्यकता है। तो आन्वरिक दायित्व आशय ये किसमें होता है? सामान्य उद्देश्य में होता है, तो 4 हो जाएगा। उत्प्रेरण में आपका हो जाएगा दुष्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेरण में आपका हो जाएगा दुष्प्रेरण, सी का हो जाएगा 2। और बेईमानी का आशय हो जाएगा आपका चोरी में, क्योंकि चोरी में बेईमानी ही होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 3 4 2 1 आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। अगला प्रश्न है आपका, जो अ है वो स को पीटने के लिए बी ब को उकसाता है। यानी कि जो अ है वो क्या काम करता है? बी को उकसाता है। किस काम के लिए? अब ए ने क्या किया? उकसाया। ए ने क्या काम किया? उकसाया। किसको? बी को। और क्या करने के लिए? सी को पीटने के लिए। ठीक है, तत्पश्चात ए जो अ है यानी कि ए है वो उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां ब स को पीट रहा है। अदोषी है। जो अदोषी माना जाएगा वो किस चीज का माना जाएगा? वो किस चीज का माना जाएगा? मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, धारा जो 109 है, धारा 109 में एक बात कही गई है कि दुष्प्रेरण के लिए यद्यपि अलग से कहीं दंड नहीं लिखे किसी अपराध का दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरक जो है, अबेटर जो है, उस व्यक्ति को वही दंड मिलेगा जो अपराधी को मिलेगा। और एक चीज है, यदि अपराध करने के लिए उकसा दिया और अपने घर पे है तो हो सकता है थोड़ा सा दंड कम मिल जाए। हो सकता है क्या हो कि थोड़ा सा दंड कम मिल जाए, बट अगर जहां पे ए ने बी को उकसाया और बी सी को पीट रहा है और ए वहीं पे मौके पर पहुंच गया तो यहां पर जरा सी भी उसको छूट नहीं मिलेगी और बिल्कुल वही दंड मिलेगा जो बी को मिल रहा है। ठीक है, मौके पर खड़ा होकर उकसा रहा है तो धारा 114 के अंतर्गत बात आपकी आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि क ख को उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए किंतु ख ने ग को मार डाला। तो इस प्रकार क, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपकी आ जाएगी, यानी ए ने क्या काम किया? बी को उकसाया कि बी क्या काम करे? गंभीर चोट पहुंचाए। क्या करे भाई? गंभीर चोट पहुंचाए। किसको? सी को। बट इसने क्या काम किया? इसने काम किया इसको मार डाला। क्या काम किया? मार डाला। तो अब यहां पर देखा जाएगा क ने क्या किया है? हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी है, आपराधिक मानव वध के दुष्प्रेरण का दोषी है, गंभीर चोट पहुंचाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए, मैंने एक चीज बताई थी, अगर उकसाया किसी चीज के लिए, करने कुछ गया हो कुछ गया, तो इसमें यह देखा जाएगा कि जो काम करने गया था और जो हो गया है, अगर उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है तो ए को वही दंड मिलेगा जो अपराधी को मिलेगा। ए को वही दंड मिलेगा जो अपराधी को मिलेगा। बट यदि उकसाए मतलब करने जो गया था और हो कुछ गया वो अलग अलग हैं, तो अब ए के लिए उस अपराध के दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा जिसके लिए उकसाया था। जैसे मैंने क्या बताया था कि ए ने उकसाया बी को कि तुम सी के घर में आग लगाओ। ठीक है, सी के घर में आग लगा दो, उसकी संपत्ति नुकसान कर दो, और वो वहां जाके क्या करिया है? हत्या करिया है। तो दोनों में काफी अंतर है। तो यहां पे बी को तो हत्या का ही दंड मिलेगा, जबकि ए को आग लगाने के लिए दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा। बट इस केस में ये उकसाया किसके लिए? गंभीर चोट के लिए, मार के चलाया। तो गंभीर चोट और मारने में थोड़ा ही अंतर है, क्योंकि गंभीर चोट में भी ऐसी चोट का जिक्र आता है 8वें नंबर पर
कि ऐसी चोट दी हो जिससे मृत्यु तक कारित हो जाए तो गंभीर चोट में आता है, तो सिमिलरिटी हो जाएगी। तो बी ने सी की हत्या कर दी है, तो यहां पर ए क्या माना जाएगा, ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी ही माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखो केस स्टडीज है। ब को अ स की हत्या करने के लिए उकसाता है, यानी क्या काम करता है, ए जो है वो बी को उकसाता है कि भाई तुम सी की हत्या कर दो, ठीक है, उकसाता है या सी की हत्या कर दो, ठीक है। इस तरह उकसाए जाने पर ब स, एक मिनट ये पीछे जा, इस तरह उकसाए जाने पर ब स का भेदन करता है। क्या करता है, ब स का भेदन करता है, स जख्म से ठीक हो जाता है। अब देखो क्या हुआ, भेदन करने का मतलब क्या है कि ए ने बी को उकसाया और बी ने मारने के पर्पज से क्या काम किया, उसका भेदन करा, मतलब कोई चीज, नुकीली चीज उसके शरीर में आर पार निकाल दी, भेद दिया, चाकू मार दिया, तलवार मार दी। तो सी को क्या हुआ, सी मरा तो नहीं पर जख्म हुआ और जख्म ठीक हो गया। तो अ ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। तो यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखो, यहां पे क्या है, अब ये करने क्या गया था, अब उकसाया किसके लिए था, हत्या के लिए, पर वहां पर हो गया हत्या का प्रयास, ठीक है, वहां पे क्या हो गया, हत्या का प्रयास हो गया, ये अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। तो यहां पर अब क्या माना जाएगा, अब क्या माना जाएगा, ए को किस चीज का दुष्प्रेरण लगेगा, तो ए को हत्या का दुष्प्रेरण लगेगा, क्योंकि उसने हत्या के लिए उकसाया था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, जबकि वहां पे गंभीर चोट हुई है। अब जो ये बी है इसको तो हत्या के प्रयास के लिए टांगा जाएगा, जबकि ए ने तो क्या काम किया था, हत्या के लिए किया था ना, तो इसका अपराध हो जाएगा हत्या का दुष्प्रेरण। अगला प्रश्न है, एक भीड़ क पर घातक शस्त्र से हमला करती है। क अपने बचाव में गोली चलाता है, गोली से भीड़ में सम्मिलित एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में अब हमको देखना है, इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में देखा जाएगा क्या बालक की मृत्यु पर क ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध किया है, क ने धारा 304 द्वितीय भारतीय दंड संहिता का अपराध किया है, क ने धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता का अपराध किया है। तो अब इसमें क्या है, अब यहां पे देखो कुल मिला के बात थी कि जो ए है उस पर भीड़ खतरनाक हथियारों से हमला कर रही थी, क ने अपने बचाव में यानी आत्मरक्षा में गोली चला दी और गोली जाके एक बच्चे को लग गई, बच्चा मर गया। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, धारा 97 क्या कहती है कि आत्मरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा, उस व्यक्ति को बचाव मिलेगा। तो क ने जानबूझकर नहीं मारा है, उसको अपनी जान की परवाह थी इसलिए उसने गोली चलाई, वो किसी बच्चे को लग गई, तो इसमें कोई बड़ा केस नहीं है। तो यहां पर क ने कोई भी अपराध नहीं किया है, उसको धारा 97 के अंतर्गत बचाव मिलेगा और धारा 100 के अंतर्गत भी उसको बचाव मिलेगा। अगला प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने आदमी होने चाहिए, तो 5 आदमी होने चाहिए। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव की बात करती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राजद्रोह के रूप में दंडनीय कौन सा है, कौन सा अपराध निम्नलिखित में से राजद्रोह के रूप में दंडनीय है। तो सरकार को उलट देने की लिए उसकी कठोर आलोचना करना, लोगों को विधि तथा विधिक प्राधिकार का आज्ञानुवर्तन समाप्त करने को उत्प्रेरित करना, सरकार की नीतियों पर प्रचार आक्रमण और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रयत्न करना। तो राजद्रोह किसमें आ जाएगा, लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार का आज्ञानुवर्तन समाप्त करने के लिए उत्प्रेरित करना। तो राजद्रोह किसमें आ जाएगा कि भाई कानून और कानून का जो अधिकार है उसकी आज्ञाओं को आप ना मानो, कानून को ना मानने के लिए लोगों को उत्प्रेरित करना कि भाई कोई कानून है इसको ना मानो, तो ये राजद्रोह की श्रेणी में आपका चला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग क्या होगा। बताओ भाई क्या होगा, किसको पता है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बलवा। धारा 159 बलवा में क्या होता है कि जब विधि विरुद्ध जमाव अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको करने के लिए क्या काम करता है, बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तो वहां पर बलवा होता है। और विधि विरुद्ध जमाव को या बलवा को मिनिमम 5 आदमियों की उसमें आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गलत उत्तर को इंगित कीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा
149 के अधीन दायित्वों की आवश्यक शर्तें हैं। 149 के अधीन दायित्वों की आवश्यक शर्तें हैं। सामान्य उद्देश्य का अस्तित्व में होना, नहीं। कार्य का विधि विरुद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा किया जाना, नहीं। कार्य का मान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया जाना, ठीक है, कार्य को मान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया जाना, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, देखो आप इसमें आपको इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। ओके, एक तरफ धाराएं दी गई हैं, दूसरी तरफ आपका उपबंध दिया गया है, ठीक है, कौन सा उपबंध है? तो इसमें आपका ये है जो धारा 149 है, जो धारा 149 है उसमें 149 में क्या है? सामान्य उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख लेते हैं ए बी सी डी। जो धारा 149 है उसमें सामान्य उद्देश्य यानी कि 4। 84 में आपका चित्त विकृति है यानी कि पागल व्यक्ति का, बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद 34 में सामान्य आशय है, 34 में सामान्य आशय है, 1 हो जाएगा। और 76 में तथ्य की भूल है, ये आपका हो जाएगा दूसरा। तो 4 3 1 2 आपका उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल आपराधिक दोष है, केवल सिविल दोष है, आपराधिक और सिविल दोष है, या इसमें से कुछ नहीं, ठीक है, ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। बाधा, देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं ना, बाधा, बाधा, अगर आप बाधा करते हैं किसी को तो बाधा क्या चीज है? तो बाधा क्या चीज है? अब 2 तरह के केस होते हैं, एक क्रिमिनल होता है, एक सिविल होता है। तो अगर आप किसी चीज में बाधा लगा रहे हैं तो बाधा लगाना क्या है? सीधे आपको याद रखना है आपराधिक और सिविल दोष है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बलात्संग के पीड़ित का परिचय प्रकट करना, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। रेप पीड़िता का परिचय प्रकट करना, उसकी पहचान को प्रकट करना एक दंडनीय अपराध है। ये धारा कौन सी में है? तो धारा 228A में है, ठीक है। अगला है, आपराधिक मानव वध तथा तथ्य में विभेद की व्याख्या है, ठीक है, तथ्य नहीं हत्या है, देखो हत्या। देखो आपराधिक मानव वध 299 में है, जिसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। धारा 300 में मर्डर है, जिसको हत्या बोलते हैं। इन दोनों में एक बारीक सा अंतर है, मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। तो वो कौन सा केस था जिसमें इसके विभेद की व्याख्या की गई? वो कौन सा केस था जिसमें इसके विभेद की व्याख्या की गई है? तो इंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है, इंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर आपसे पूछेगा विभेद की व्याख्या की गई है तो इंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू, और अगर इनके बीच में अंतर स्पष्ट किया गया है तो रेग बनाम गोविंदा, रेग बनाम गोविंदा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतात्मा प्रवेश कर गई, ठीक है, भूत वूत घुस गए किसी औरत में, औरतों में भूत ज्यादा घुसते हैं, सिर ज्यादा घुमाती है, आदमी को तो टाइम ही नहीं लगता है भाई, पता नहीं कहां से होता है, आदमी बेचारा कामकाज में लगता है, नशा करके पड़ा रहता है, भूत सोचता है भाई क्या करूं इसका, ये तो मेरे से बड़ा भूत है तो छोड़ो इसको। जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है, उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो वह आरोपी दोषी है, वह आरोपी दोषी है। ये बात आपको बतानी पड़ेगी, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। तो जब कोई व्यक्ति है वो उसने क्या सोचा कि भाई इस औरत के अंदर भूतवाद घुस गए हैं, और उन्हें निकालने के लिए क्या काम कर देता है? वो उस औरत की पिटाई कर देता है, और उस पिटाई की वजह से उस औरत की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहां पर वो जो आरोपी है उस पर क्या मतलब अपराध लगेगा? हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध हेतु, स्वेच्छा चोट पहुंचाने हेतु, हत्या करने हेतु या कोई अपराध नहीं। तो यहां पे देखो कोई भी अपराध होता है उसमें इंटेंशन देखी जाती है। तो ये जो व्यक्ति था जिसने उसकी पिटाई करी औरत की, उसका इंटेंशन उसको मारना तो नहीं था, उसके अंदर से भूत प्रेत को निकालना था। तो उसने क्या काम किया? उसने यहां पर जानबूझकर हत्या या आपराधिक मानव वध नहीं किया, उसने यहां पर स्वेच्छा जानबूझकर चोट पहुंचाई है कि भाई मैं इसको मारूंगा, इससे पिट पिटा के भूत निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ज्यादातर तो मतलब लोग ड्रामा ही करते हैं। क्या करते हैं? ड्रामा करते हैं। यूट्यूब चैनल चले हुए हैं, हकीकत किसी को नहीं पता,
ठीक है, हकीकत अगर जिस दिन जाननी हो तो अनुभवी व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए, ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुषों के पास बैठना चाहिए, योग विज्ञान संपन्न महापुरुषों के पास बैठना चाहिए। तब पता लगता है कि ये क्या भेद है क्या नहीं। अब क्या होता है, ज्यादातर तो आर्थिक समस्याओं से परेशान होकर के लोग ऐसा काम करते हैं। महिलाओं में ज्यादा प्रेतात्मा क्यों घुसती है, महिलाओं में प्रेतात्मा भूत क्यों घुस जाते हैं? उसका कारण है कि उनको अपने खर्चे के लिए चीजें पैसे नहीं मिलते, आदमी खर्चा नहीं देता तो उसको जानबूझ के वो काम करने पड़ते हैं। रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, ऐसे तो पति दिलाएगा नहीं, सिर घुमा दे, रसगुल्ला खाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी तो ये चीजें होती है और रसगुल्ला खा के वो माता सही हो जाती है, देवी सही हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य द्वारा कथन है, ठीक है, एक कारण है कथन है, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानव वध है, ठीक है, मानव वध है, मतलब मार दिया। कारण, मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है, ठीक है, मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है। अब इसमें से कौन सा मतलब सही हो जाएगा हमारा, तो यहां पर इसमें देखना, देखो मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है ये कहना गलत है, ठीक है। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानव वध है, ये बिल्कुल सही है। एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है तो वो मानव वध है, आदमी को मार दिया। पर मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है ये गलत नहीं है। क्यों? अगर हम इस बात को मान लें कि सदैव विधि विरुद्ध होता है तो हमारी उस बात का क्या दम रह जाएगा, हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उसका क्या रह जाएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या रह जाएगा। अब हम अपनी आत्मरक्षा मार रहे हैं तो विधि विरुद्ध है, नहीं, उसमें छूट मिलेगी, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न इसमें है, जो क है वो ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर शाशय ग की मृत्यु कारित कर देता है। ग ख का भाई है, ख ने अपराध किया, क्या काम किया, यहां पे क्या चीज है कि जो ए है उसको बी की वजह से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिल गया और उसके कारण ए ने क्या काम किया, सी का यानी कि ग का मृत्यु कारित कर दी। अब बी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया ए को, अचानक गंभीर प्रकोपन हो गया। जहां भी अचानक और गंभीर प्रकोपन आ जाए, ठीक है, जहां भी गंभीर और अचानक प्रकोपन आ जाए तो आपको आपराधिक मानव वध लगाना है। क्या लगाना है? आपराधिक मानव वध लगाना, ठीक है, गंभीर अचानक प्रकोपन आ जाए, ठीक है। पर आपको थोड़ी सी चीजें समझनी, देखो धारा 299 में क्या है, जब आपको गंभीर और अचानक क्या आ जाए, गुस्सा आ जाए और आप किसी पे हमला करो, पर वहां पर संभावना हो कि आप उसको मार रहे हो तो उसकी मृत्यु हो सकती है। बट यदि आप इंटेंशन के साथ मार रहे हो कि मरना ही चाहिए, मरेगा ही मरेगा, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। यहां पे देखो केस पेज को फंसाया गया है, यहां पे पहले गंभीर और अचानक प्रकोपन लिख दिया तो आपके मन में आ जाएगा आपराधिक मानव वध। बट यहां पर इस शब्द को देखना जरूरी है, साशय, जबकि यहां पर आशय नहीं होता, मानव वध में आशय नहीं होता मारने का, मगर वो गुस्से में क्या करता रहता है, मारता रहता है, पर उसके मन में संभावना बनी रहती है, उसके मस्तिष्क में संभावना बनी रहती है कि सामने वाला मर सकता है। बट जब इंटेंशन के साथ में वो काम कर रहा है, गुस्सा उसको आ गया और उसने इंटेंशन से सी को मार दिया, तो यहां पर आंख बंद करके हत्या का उसने अपराध किया, ये आपको लगाना है, आपराधिक मानव वध नहीं। अगला प्रश्न है आपका, ए अपनी पत्नी को पीटता है और जमीन पर अचेत होकर गिर जाती है, ठीक है, ए ने अपनी पत्नी को पीटा और वह बेचारी अचेत होकर जमीन पर गिर जाती है। आप उसे मृत समझकर घर की छत के बीम, जो बीम होता है ना ऊपर पार्ट पर लटका देता है, लटकने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अ ने निम्न अपराध किया, मतलब क्या हुआ कि अ ने अपनी पत्नी को पीटा। वो लोग दरिंदे होते हैं जो अपनी पत्नी को पीटते हैं, मतलब वो बेचारी क्या करती है, सुबह ही सुबह आपको उठने से पहले आपको भोजन देती है, मतलब सुबह ही जल देगी, फिर चाय देगी, फिर नहाने के लिए पानी रख देगी, फिर मतलब और क्या करेगी आपको, फिर जब आप काम पे जाएंगे, ड्यूटी पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे
तो भोजन बना के देगी, पैक करके देगी। पर वो अगर कभी कुछ भी कह दे, मतलब आप तो उसे कुछ भी कह दो, कभी भी आप उसे हमेशा कुछ भी कह दो कि भाई तुमको ये करना है, वो करना है, आदेश चलाओ, पर वो भी तो एक इंसान है। अगर वो अपने मन की बात रख दे और आप ना मानो, तो उसने अगर पलट कर जवाब दे दिया, गुस्से में दे दिया, थोड़ा मन मतलब हंसी ठिठोली में दे दिया, तो उसको लोग पीटना शुरू कर दिया, तो ये कौन सा तरीका? ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। और जो स्त्री पर हाथ उठाते हैं उनके लिए शास्त्रों में एक बात लिखी है, जिस घर में स्त्री रोती है ना, उस घर में कभी भी देवताओं का वास नहीं होता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, वहां पे कुछ नहीं होता। जहां पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है, और जहां पर स्त्रियां रोती हैं वहां पर सब उजड़ जाता है। तो इसलिए कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। राम जी से यही सीखो। राम जी शत्रु भी हो सामने तो भी मतलब फिर स्त्री पे हाथ नहीं उठाते। अब पूतना पे जो थी आपकी ताड़का थी, उस पर तो गुरु जी की आज्ञा से करना पड़ा काम, ठीक है, नहीं तो सकुचा गए कि हम गुरु जी कैसे मारे, ठीक है, ये सब चीज। तो लटकने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब ए ने अपनी पत्नी को पीटा, वो गिर गई जमीन पे। अब उसने सोचा कि ये मर गई और उसने उसको छत से लटका दिया, फांसी वांसी पे लटका दिया, लटकने से उसकी मृत्यु हो गई। तो ए ने यहां पर क्या अपराध किया, ये बात आपको यहां पर बतानी पड़ेगी। तो ए ने यहां पर क्या काम किया? हत्या नहीं, इंटेंशनली उसका हत्या नहीं, सदोष मानववध नहीं हो, क्योंकि ऐसी अचानक प्रकोपन वाला कुछ किस्सा नहीं था, मरेगा ही मरेगा ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे गंभीर उपपत्ति कारित हो। अब वो मारने का काम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मारने का इंटेंशन नहीं था, पीटने का इंटेंशन था। तो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे गंभीर उपपत्ति कारित हो, गंभीर चोट उसको लग जाए, ये अपराध उसको लगेगा। अगला प्रश्न है हमारा, धारा 304 ए आईपीसी संबंधित है। धारा 304 आईपीसी संबंधित है जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते हुए, सदोष मानववध तो किसमें है? 299 में, ये 300 में है, ठीक है। और 304 ए में क्या है आपका? 304 ए में क्या है? जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते हुए बिना इरादे से हत्या हो जाए, यानी कि असावधानी से आप काम कर रहे हैं, आपका इंटेंशन नहीं है और उससे हत्या हो जाती है, तो उससे संबंधित यह धारा है। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी अभियुक्त को, यानी कि एक्यूज्ड को, जो आरोपी है, को गिरफ्तार करता है एवं जमानत न्यायालय के जमानत आदेश के बावजूद उसे अभिरक्षा में रखता है। पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया? ठीक, कौन सा अपराध किया? तो क्या है कि एक आरोपी है और उसको पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसको जमानत दे दो, फिर भी उसको क्या काम करता है? अपनी कस्टडी में रखता है। तो पुलिस अधिकारी ने कौन सा यहां पर अपराध किया? तो आपको पता होना चाहिए, जब बंद करता है तो परिरोध आ जाता है चारों तरफ से, तो दोषपूर्ण परिरोध का वह अपराधी इसमें माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है, तो किससे है? किससे है भाई? आत्महत्या के प्रयत्न से। किससे है? आत्महत्या के प्रयत्न से। मैंने आपको दो केस बताए थे इसमें, एक ज्ञान कौर बताया था, ठीक है, दूसरा कौन सा बताया था वो आप कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, ज्ञान कौर वाला मामला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण नहीं है? विधिपूर्ण संरक्षण, व्यपहरण में क्या होता है कि भाई 18 साल का लड़का हो या 16 साल की लड़की हो, ठीक है, इससे छोटी आयु के बच्चे को, ठीक है, आशय के साथ या बिना आशय के उनके संरक्षक के विधिपूर्ण संरक्षण में बिना उनकी अनुमति के ले जाता है, ठीक है, तो वहां पे व्यपहरण माना जाएगा, किडनैपिंग माना जाएगा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? किसी 10 साल के बच्चे का उसकी माता पिता की स्वीकृति के बिना ले जाना अपहरण है, व्यपहरण है। किसी पागल बालक को फुसलाकर ले जाना, यह भी व्यपहरण है। किसी 17 वर्ष की लड़की को, क्या हो जाएगा आपका? किसी 17 वर्ष की लड़की को फुसलाकर ले जाना, यह भी अपहरण है। और किसी 17 वर्ष के लड़के को फुसलाकर ले जाना, यह व्यपहरण में नहीं आएगा, क्योंकि लड़कों के लिए क्या आयु है? लड़कों के लिए क्या आयु है?
लड़कों के लिए आयु है 16। अच्छा मैंने गलत बता दिया, ठीक है, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 16। अगर 16 साल से नीचे के लड़के को ले जाता है तो व्याकरण में आएगा, जबकि देखो यहाँ पे 17 वर्ष के लड़के का जिक्र है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये व्याकरण की श्रेणी में अपना नहीं है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है? चोरी 378 में है और कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा दूसरे की संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय, बिल्कुल बेईमानीपूर्ण आशय बिल्कुल सही है। संपत्ति चल होनी चाहिए, ठीक है, चल संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति किसी प्रकार की हो सकती है नहीं, क्योंकि यहां पे ऊपर लिखा गया है कि संपत्ति चल होनी चाहिए और संपत्ति दूसरे कब्जे में होनी चाहिए। ये तीनों चोरी के आवश्यक तत्व हैं, जबकि संपत्ति किसी प्रकार की नहीं, संपत्ति केवल और केवल चल होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन न्यायिक दृष्टि से सही है? कौन सा कथन न्यायिक दृष्टि से सही है? अगर संपत्ति को हटाने का प्रयत्न नहीं किया जाता तो डकैती नहीं बने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। यदि अपराधी केवल 6 हो तो अपराध डकैती की परिभाषा में नहीं आएगा। क्यों भाई? अपराध डकैती के लिए मिनिमम 5 आदमी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। केवल 3 व्यक्ति लूट का अपराध नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ठीक है। लूट तो एक व्यक्ति भी कर सकता है। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति चोरी कर रहा है और चोरी करते हुए उसने भय दिखा दिया तो लूट हो गई। अगर रंगदारी मांग रहा है, उद्दापन 383, एक्सटोर्शन, तो अगर संपत्ति जिस समय मांग रहा है उसी समय मिल गई, अकेला ही मांग रहा है, तो एकदम लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। लूट को सिद्ध करने के लिए उद्दापन का प्रमाणीकरण आवश्यक है, यह बात बिल्कुल सही है। लूट के लिए उद्दापन का या चोरी का प्रमाणीकरण आवश्यक है, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी? तो मैंने आपको क्या बताया था, चुराई हुई संपत्ति। चुराई हुई संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति आ जाती है? जो आपने चोरी से ली है, लूट से ली है, डकैती से ली है, आपराधिक दुर्विनियोग से ली है, आपराधिक दुर्विन्यास से ली है, न्यास भंग से ली है ना, ये सब चोरी, ये आ जाएंगी आपकी सब संपत्ति। तो इसमें हमारा प्रश्न आ जाएगा, इसमें से कौन सा नहीं हो? तो लूट वाली संपत्ति बिल्कुल, डकैती वाली संपत्ति बिल्कुल, आपराधिक न्यास भंग वाली संपत्ति बिल्कुल चुराई हुई संपत्ति में आएगी, जबकि वहां पर छल के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति का जिक्र नहीं है। और बस 2 क्वेश्चन और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए रास्ते में बी को मिलता है और पिस्टल दिखाता है और बी के बटुए की मांग करता है। इसके परिणाम स्वरूप बी अपना बटुआ दे देता है, तो ए ने क्या अपराध किया? बताओ क्या अपराध किया, बताओ भाई क्या अपराध किया, क्लियर करो। तो जब भी डर दिखाकर कोई संपत्ति मांगी जाती है तो उसमें क्या होती है? लूट होती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चोरी के अपराध में नहीं है? तो चल संपत्ति है, संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा, संपत्ति का हटाया जाना, जबकि संपत्ति की कीमत से संबंधित कोई भी बात वहां पर नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आज यहीं तक प्रश्न करते हैं, कल एक और क्लास लेंगे। आज बहुत सारे केस स्टडीज आपने पढ़े, उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।